दायमी नज़ला और केरा, पूरे पाकिस्तान की दीवारें जो हैं वो सर इस लफ्ज़ से भरी पड़ी हैं। सर इसका कोई इलाज भी है या ये हम बस एडवर्टाइजमेंट ही देखते रहेंगे? जिनको दायमी नज़ला या केरा रहना है, ये ऐसी एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। आपने पहले एलर्जिक राइनाइटिस तो सुना होगा जी सर, कि जब भी मौसम बदलता हो नज़ला ज़ुकाम छींके शुरू हो जाते हैं, या ख़ास स्मेल से, परफ्यूम से या सिगरेट के धुएं से तबीयत ख़राब हो जाती है, नज़ला शुरू हो जाता है, छींकें शुरू हो जाती हैं। तो इस बीमारी को एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। लेकिन हमारी पॉपुलेशन में पाकिस्तान में एक दूसरी बीमारी है जिसको कहते हैं नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। नॉन एलर्जिक राइनाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे नाक और साइनसेस के जो गदूद होते हैं उनका जो सिक्रीशंस बनाने का फिनोमेना होता है वो अल्टर हो जाता है। ये बीमारी की अलामत सारी एलर्जिक राइनाइटिस वाली होती हैं, लेकिन इसका नाम एलर्जिक राइनाइटिस होता है। इसको हम नॉन एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। फ़र्क दोनों में ये है कि ये अलामतें पूरा साल रहती हैं, जबकि एलर्जिक राइनाइटिस की अलामतें ख़ास मौसम में होती है, ख़ास चीज़ से होती है। इसमें पेशेंट बहुत परेशान होता है कि मुझे पूरा साल वो गला खींच खींच के थूकता रहता है, गले को साफ़ करता रहता है और हर टाइम छींके रहती है। पूरा साल की जो अलामत होती है ना, जिसमें ये सारे प्रॉब्लम यानी कि जो अलामतें एलर्जी की हैं वही अलामतें यही होती हैं। तो ये दायमी नज़ला और ज़ुकाम को हम नॉन एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। सर इसमें जो मेजर इशू है वो ये है कि हमारे यहाँ 4 मौसम है जी। अब आम जो अवाम है, जो आम लोग हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि ये एलर्जिक है या ये नॉन एलर्जिक है? जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, एलर्जिक राइनाइटिस का मतलब है कि जैसे सर्दी शुरू हुई तो अलामतें आ गई, जैसे गर्मी शुरू हुई अलामतें आ गई। तो वो ख़ास मौसम में होता है एलर्जिक राइनाइटिस। नॉन एलर्जिक राइनाइटिस पूरा साल एक ही अलामतें रहती हैं। नंबर 2, जैसे मैंने बताया कि एलर्जिक राइनाइटिस में ख़ास चीज़ से पेशेंट को स्टिमुलस का पता होता है कि मुझे धुआं लगता है, मट्टी लगती है या ख़ास स्मेल होती है, उससे स्टिमुलस से होता किसी स्टिमुलस से है। तो इसमें पेशेंट डिटेक्ट नहीं कर पाता कि क्या स्टिमुलस है, और ये अलामतें पूरा साल रहती है। यानी कि आपने अपना इन्वायरमेंट भी देखना है कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और आपको किस चीज़ से एलर्जी है। तो नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में पेशेंट गेस नहीं कर पाता, उसे स्टिमुलस आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, वो परेशान होता है। कुछ लोग आके कहते हैं कि जी हमें साइनस डिजीज़ है, कुछ लोग आके कहते हैं कि हमें एलर्जी है नाक में। लेकिन ये अलामतें जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि स्पेसिफिकली दायमी नज़ला, केरा, छींकें और ये जो पूरा साल अलामतें रहती हैं, नेज़ल कंजेशन रहना, इसको नॉन एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। होता क्यों है सर ये? जी मैंने बताया कि ये हमारे जिस्म में 2 किस्म के ग्लैंड्स होते हैं। एक ग्लैंड्स वो होते हैं जिन्होंने सिक्रीशंस बनानी होती है। तो ये अब आम मरीज़ के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि इसको कुछ स्टिमुलेशन होती है, जैसे सिक्रीशंस बनानी हो तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, कुछ नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो अब जदीद रिसर्च ने ये साबित किया है कि जो हमारा नाक है ये एक मिनी ब्रेन है। ठीक है। मिनी ब्रेन का मतलब ये है कि जब भी नाक में कुछ ऐसा एलर्जन जाता है तो नाक उसे आइडेंटिफाई कर लेता है और अपनी मेमोरी में रख लेता है। ठीक है। तो अब नाक में वो एलर्जन महफूज है, जब भी दोबारा एलर्जन जाएगा तो नाक उसको रिएक्ट करेगा। ठीक है। और हर दफ़ा जब जो एक्सपोजर होता जाएगा वो एलर्जन का जो रिएक्शन का रिस्पॉन्स नाक का बढ़ता जाता है। तो बार बार री एक्सपोजर से मरीज़ को ये अलामतें फिर परसिस्ट करती हैं। सर इसको क्या रोका जा सकता है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि देखिए पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में इस बीमारी को एलर्जी की लाइन पे ट्रीट किया जाता है। ठीक है। जबकि 40% लोग नॉन एलर्जिक राइनाइटिस वो सारी ज़िंदगी ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, सारी ज़िंदगी ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं। इसकी ऑब्वियसली कुछ तो होती है सिम्टोमेटिक अलामतें। सिम्टोमेटिक अलामतों का मतलब होता है कि अगर बहुत छींके हैं तो एलर्जी की दवाई ले ली, नाक बंद हुआ, कोई डीकंजेस्टर स्प्रे कर लिया। लेकिन इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है और इसका जदीद तरीन इलाज है और हम इसको सक्सेसफुली कर रहे हैं। सर क्या इलाज है इसका? देखिए, सबसे पहले तो होती है मेडिकल ट्रीटमेंट। किसी भी बीमारी को पहले सादा तरीके से ट्रीट करना होता है। तो इसमें एक ख़ास दवाई होती है और उस दवाई का जो डॉक्टर्स हजरात और जो इस फील्ड से तलक रहते हैं वो समझते हैं, उसको कहते हैं इपराट्रोपियम ब्रोमाइड।
ये एक ऐसा नेज़ल स्प्रे होता है जो नाक की सिक्रीशंस को ड्राई करता है, लेकिन पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है स्प्रे। तो अगर यूएसए में करें तो अगर पाकिस्तानी करेंसी में काउंट करें तो ये 24,000 उसकी प्राइस बनती है। तो इसको दिन में 4 से 6 दफ़ा नाक में करना होता है। 2 मंथ्स की ट्रीटमेंट के बाद आपका केरा मुकम्मल गायब हो जाता है। ये तो है इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन इसी जो सॉल्ट की एक दवाई पाकिस्तान में अवेलेबल है, वो नेब्स होते हैं, नेबुलाइज जिसे करते हैं, वो नेब्स अवेलेबल होते हैं। तो फिर हम उसको डाइल्यूट करके उस कंसनट्रेशन में, क्योंकि इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड की 0.6% कंसनट्रेशन नाक में बहुत इफेक्टिव होती है, जबकि इसकी कंसनट्रेशन 0.25 होती है। तो इसको हम फिर इसको डाइल्यूट करके उस कंसनट्रेशन में बना के नाक में फिर हम स्प्रे करवाते हैं। ये तो है इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन अब इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट भी आ गई है। ठीक है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट 2 किस्म की है। एक ट्रीटमेंट है कि जिसमें एक ख़ास नर्व जो कि हमारे नाक और साइनसेस की सिक्रीशंस बना रही होती हैं, उसे कहते हैं पोस्टीरियर नेज़ल नर्व। उसको सर्जिकली रिसेक्ट भी किया जा सकता है। अगर काट दिया जाए तो उसके बहुत ड्रामेटिक रिस्पॉन्स है, जो कि हम स्पेशली अगर किसी की नाक या साइनस की सर्जरी करें तो उसको उसके साथ कंबाइन कर देते हैं, और उस मरीज़ का रिजल्ट आम फेस सर्जरी से कई गुना ज़्यादा अच्छा मिलता है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास सॉफ्ट ऑप्शन भी है इसका, जिसमें आप बग़ैर बेहोश किए सुन करके आप उस नर्व को फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो ख़ास इस जो दूसरा तरीका जो मैंने बताया, जिसको हम क्रायो सर्जरी कहते हैं, फ्रीज़ करना, तो इसमें किसी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती, किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं, नाक में स्प्रे करके सुन करके और आप ये प्रोसीजर सक्सेसफुली कर सकते हैं। सर, एक इसमें 2 आपने बताया। जो पहला है कि आपने नर्व को रिसेक्ट कर दिया या कट कर दिया, यानी कि आपको सेंसेशन होती है, कोई भी स्टिमुलस जाएगा वो उसको स्टिमुलेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीछे नर्व की वो नहीं है। क्या नर्व काटने से कोई नुकसान भी हो सकता है? देखिए, आम मरीज़ तो एकदम से आता है कि कोई चीज़ काटना, लेकिन हम उस नर्व को हम डील कर रहे हैं जो नर्व एक्सेसिव सिक्रीशंस बना रही है। ठीक है। इस नर्व का हमारी किसी और नर्व के साथ कोई तलक नहीं होता। ठीक है। और ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, और ये अगर आप रिसर्च में जाएं तो इस पे तकरीबन कई 100 आर्टिकल्स आप आ चुके हैं, और ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस का हिस्सा भी है। सर, ये तो हो गया इसका पुराना ट्रीटमेंट। मैंने जो रिसर्च किया सर, आप इसका लेटेस्ट जो आप कर रहे हैं वो फ्रीजिंग कर रहे हैं। जी जी जी। इसमें फ्रीजिंग में और नर्व कट करने में इनके सर बेनिफिट बता दें, और कौन सा बेहतर तरीका इलाज है? देखिए, ऐसे है कि अगर किसी पेशेंट को पॉलिप्स है या उसको एनेस्थीसिया दे के उसका कोई प्रोसीजर करना है, तो ऑब्वियसली उसके साथ ही इसको ज्वाइन किया जा सकता है। और ये बिल्कुल आसान प्रोसीजर है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है। और उसमें फिर हम नर्व की प्रॉपर रिसेक्शन कर देते हैं, जिसका रिजल्ट फिर 100% होता है। और अगर पेशेंट को एनेस्थीसिया नहीं लेना चाहता, या दूसरा जो हमारा एब्लेटिव प्रोसीजर है जिसको हम क्रायो सर्जरी कहते हैं, ये भी इंतहाई सेफ़ और महफूज है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा सर, क्या फ्रीज अगर आप एक दफ़ा फ्रीज कर देते हैं, वो क्या फॉर लाइफ लॉन्ग फ्रीज रहता है या दोबारा भी ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए, जो क्रायो सर्जरी है इसमें मरीज़ को जो यूनिट या गैजेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो हमारी ट्रेनिंग हुई उसमें उन्होंने जो हमारी प्रोब है जितनी वो एनर्जी ट्रांसमिट करती है, तो इसमें मरीज़ को हम 3 से 5 साल कहते हैं। अच्छा। 3 से 5 साल तक इफेक्ट है, फिर वो नर्व के फाइबर रीग्रो भी कर जाते हैं। ठीक है। तो उसमें फिर दोबारा भी रीडू आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें फ्रीजिंग करने में एक तो नर्व आपने कट नहीं की, नर्व वर्किंग में है, आपने जस्ट उसको फ्रीज कर दिया। अगर कभी लाइफ में आप उसको दोबारा एक्टिव भी करना चाहें तो वो हो सकता है। जी जी, वो वक्त के साथ साथ वो उसके फाइबर रीजनरेट कर जाते हैं, तो फिर आप उसको दोबारा भी कर सकते हैं अगर किसी को सिम्टम्स आए तो। लिहाजा नाजरीन के लिए ये खुशी की बात है कि दायमी नज़ला, ज़ुकाम, छींकें आना और केरा गिरना, इसका मुस्तकिल इलाज है। आपको ज़्यादा तगोदो करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।